हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को बताएं, जो आपका नेक्स्ट सीडीपी का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है बिना समझे नकल करना। तो देखिए, जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ नकल करेगा तो वो क्या होगा, एक्टिव वहाँ पर नहीं रहेगा। नकल करना वैसे भी आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। करके सीखना, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग की यहाँ पर बात हो रही है, यानी बच्चा क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव होगा। हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जहाँ पर बच्चा क्या हो, एक्टिव हो। तो ये बात जो है आपकी यहाँ पर राइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है निष्क्रिय रूप से सुनना। तो निष्क्रिय क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है, बच्चा इसमें एक्टिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। रट कर याद करना, देखिए आपकी एनईपी हो गई, आरटीआई होगी, तो हाँ, ये क्या कहती है, ये रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, यानी रटन पद्धति को जो है बढ़ावा नहीं देना है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन है जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका अजर्शन और रीजन वाला, जो कि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आने लगे हैं। देखिए क्या पूछा है, अजर्शन आपको दे रखा है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, क्योंकि अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो उसमें जो है सामाजिक भागीदारी तो महत्वपूर्ण होगी, तो ये बात आपकी सही है। कारण क्या दे रखा है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया, हाँ ये बात भी आपकी सही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो अजर्शन और रीजन दोनों ही आपको यहाँ पर सही दे रखा है और एक दूसरे की ये व्याख्या भी करते हैं ना। तो ए और आर जो है दोनों सही है, और आर क्या है, एक ही सही एक्सप्लेनेशन करता है, सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है, नहीं ये आपका नहीं होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से हटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट दे रखा है आपका यहाँ, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। तो देखिए, जब शिक्षिका जो है असंबंधित खंडों में चीज़ों को विभाजित करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ऐसे तो आपका सार्थक अधिगम होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, निर्देश देना देखिए वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड है और ऊपर से अस्पष्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, नहीं, हमें बच्चों को क्या करना है, संदर्भ में पढ़ाना है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है ना, हमें बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाना है। तो ये बात भी आपके यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर संदर्भहीन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ दे रखा है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है ना। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों से मिस्टेक होती है, देखिए क्योंकि इसमें नहीं पूछ रखा है, तो हमें गलत ऑप्शन को जो है यहाँ पर बताना है। देखिए क्या दे रखा है, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूल, ये देखिए सकारात्मक जो है अधिगम प्रक्रिया में योगदान आपकी देगी, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, देखिए ये भी क्या होगी, सकारात्मक अधिगम में हेल्प करेगी। ठीक है, बच्चों को सीखने में हेल्प करेगी, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें सकारात्मक योगदान जो नहीं देती है उसके बारे में बताना है ना। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, हाँ हमें पाठ्यचर्या नियोजन में क्या करना चाहिए, नवाचार लाना चाहिए, तो ये भी आपका जो है सकारात्मक अधिगम में हेल्प करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। यानी तीनों का तीनों क्या है, सकारात्मक अधिगम में यहाँ पर हेल्प करेगी, तो ये तीनों आपका ऑप्शन यहाँ से कटेगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, जो कि आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देंगी, है ना। हमें नहीं वाला ऑप्शन को बताना था, तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अजर्शन और रीजन वाला फिर से आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। देखिए अजर्शन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। हाँ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं क्या करना चाहिए, उसके प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है, जो पहले से वो चीज़ें जानता है उससे जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा को जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो हो सके। तो ये आपका यहाँ पर सही दे रखा है अजर्शन। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है इसका, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। देखिए रीजन भी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट दे रखा है, सही दे रखा है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन के बहुत सारे अनुभव अपने साथ में लेकर के आते हैं, है ना, जिस पर कि क्या करना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो ये बात भी आपकी सही है, यानी ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। देखिए, जब शिक्षार्थी स्वयं मूल्यांकन कर रहा है और खुद की समझ का जांच कर रहा है, यानी क्या हो गया आपका वहाँ पर मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान। ठीक है, खुद की समझ के बारे में जांचना, स्वयं का मूल्यांकन करना, ये क्या होता है अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विस्मरण की यहाँ पर बात नहीं हुई है, अनुकृति की भी बात नहीं हुई है, और रट कर याद करना क्या होता है आपका निगेटिव होता है, हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत होगा, यहाँ से सारे ऑप्शन कटेंगे, अधिसंज्ञान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में भ्रांतियां होना, जो बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, डैश है, वो क्या होते हैं प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। प्रत्येक वर्ग के बच्चे में क्या होते हैं मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है, जो भ्रांतियां होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि उनके सोचने समझने की क्षमता को क्या करती है प्रभावित करती है। तो ये क्या होती है प्राकृतिक होती है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट होगा। असामान्य होती है नहीं, अप्रारूपिक होती है, दुर्लभ होती है, सारी चीज़ें क्या आपकी गलत है। जो भ्रांतियां होती हैं, जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, वो क्या होते हैं नेचुरल होते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, इंटरनल मोटिवेशन आपका क्या होता है, जिसमें बच्चा अंदर से अभिप्रेरित हो किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है आपका रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ठीक है, तो बच्चा क्या है यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन है, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा यानी अपने इंटरेस्ट के लिए वो जो है किसी कार्य को सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका दे रखा है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार के लिए कार्य करना, प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना। ठीक है, जो है कोई इनाम पाने के लिए कार्य करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आती है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, तो ये भी क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो ये भी आपका नहीं होगा। माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना, तो ये क्या बच्चा क्या कर रहा है प्रशंसा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, यानी क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा। फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें कि बच्चों को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखिए, केवल क्या होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है, और केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करना ये भी क्या आपका गलत है, क्योंकि बच्चे का क्या करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, हमें उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसे चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। नेक्स्ट दे रखा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए, वर्गीकृत करना, अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, ऐसी चीज़ें क्या होती है गलत होती है, क्योंकि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हमें बच्चों को जो है एक साथ समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। तो देखिए, पुरस्कार देना, दंड देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए फिर कार्य करने लगता है, पुरस्कार के लिए कार्य करेगा, ठीक है, दंड से बचने के लिए कार्य करेगा। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर कटेगा। अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, अध्यापक क्या फ्लेक्सिबल है, यानी बच्चे के जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप में चेंजेस ला रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कौन कहता है आपके लेवी वाइगोस्की, इनकी थ्योरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, यानी जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर की महत्वपूर्ण यानी कि संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लैंग्वेज की जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनसे रिलेटेड 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जीन पियाजे ने क्या दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की जो है थ्योरी दी, और उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताई है ना, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, BF स्किनर से भी अब जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो देखिए, अधिगम क्या है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है जटिल प्रक्रिया है और क्या है सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है
राइट आंसर हो जाएगा। सरल रेखीय नहीं, ये आपका नहीं होगा। निष्क्रिय आपकी ये प्रक्रिया थोड़ी होती है, ये क्या होती है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, टालना चाहिए। देखिए, जब हम भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, अगर हम इसको टाल देंगे तो जो बच्चा है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, और वो अलग अलग क्षेत्रों से आया है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको टालना चाहिए। अगर हम उसको टालेंगे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आपका गलत होगा। उपेक्षित करना नहीं, हमें उपेक्षित नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको एक संसाधन के रूप में देखना है ना। अनदेखा करना, अनदेखा भी नहीं हमें करना, हमें क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। देखिए, विद्यालय क्या होता है, आपका समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है ना। जो समाजीकरण होता है इसके बेसिकली दो कारक होते हैं आपके, ठीक है। पहला कारक क्या होता है, प्राथमिक कारक, जिसमें कि आपका जो है फैमिली आ जाएगी, ठीक है। इसमें कि जो बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ सीखता है, अपने परिवार से ही चीज़ों को सीखता है, क्योंकि उसी में वो जन्म लेता है ना। तो प्राथमिक कारक के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी फैमिली, और द्वितीय कारक में आपका विद्यालय आ गया, आपकी मीडिया आ गई, आपका समाज आ गया, ठीक है। तो आपका विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है ना। फर्स्ट दे रखा है कि कोई भूमिका नहीं होती। देखिए, जो समाजीकरण है उसमें विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात कहना जो है आपकी बिल्कुल यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि बच्चा का जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, वो क्या होता है, विद्यालय से भी होता है, कि बहुत कम भूमिका होती है, नहीं, ये भी आपकी गलत है। प्राथमिक कारक क्या होता है, आपकी फैमिली होती है ना, परिवार होता है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। जो समाजीकरण में विद्यालय है वो क्या है, द्वितीय कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। आपको कैसे क्वेश्चन लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। देखिए, आप में से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आए हुए थे कि जो इन क्लासेस की पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है मैं हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी विद आंसर, है ना। तो आप लोग वहाँ से एक बार इन क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस है वो खुद से भी कर लीजिएगा, ताकि आपका वहाँ पर जो है आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो सके, है ना। और देखिए, इसके साथ साथ जो आपकी ईवीएस की क्लासेस है वो भी जो है आपकी कंटिन्यूअस चली, इसमें मैं आप लोगों के साथ में जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी है इसको पूरा बेसिक से कवरअप करा रही हूँ। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ से जो आपकी कंटेंट के क्वेश्चन है 15 नंबर के, है ना, उसमें से अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ है 3rd to 5th, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट मैंने की हुई है, तो आप उसमें ईजिली 10 से 12 नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो आप जो है सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, और उनसे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी जरूर कराऊंगी, और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है आपका उसको भी मैं आपका यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, जो कि आपका 15 नंबर का आता है। तो आप जो है ईवीएस अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीडीपी की क्लासेस तो मिल ही रही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है। और इसके साथ साथ ईवीएस की भी क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड मैं करा रही हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ जो आपका साइंस, ठीक है, साइंस पेपर 2 हो गया, इसकी भी मैं आप लोगों के यहाँ पर क्लासेस करा रही हूँ। तो आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो जो है आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।